हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी इस तैयारी को बूस्ट करने के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है बच्चों, इन सभी डीपीपी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करो और लाइक एग्जाम की तरह आप सॉल्व करना है आपको ना। और हर दिन आपको बस एक ही डीपीपी सॉल्व करना है और रूटीन में अपनी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपको वो फॉलो करना है। ठीक है नाउ 10 क्वेश्चंस आपको पर डे इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को जज कर पाए। पहला पॉइंट, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो। सेकंड पॉइंट, दूसरा, आपकी प्रिपरेशंस में कहाँ कुछ कमी है ना, तो आप प्रॉब्लम्स के सहारे आप समझ पाए कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, अच्छा ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो गई है ना। इन सभी बातों को माइंड में रखते हुए इस डीपीपी को फॉर्म किया गया है ना। तो बात करते हैं ना इस डीपीपी का, पहले पैटर्न समझते हैं। इसमें 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, उसके बाद में 3 ही हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ गया। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 4 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बाद में उसका आंसर की दे रखा है, इससे हमेशा रहता है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, दिस इज द एफ एक्स। ठीक है, और जी एक्स हमारे पास में ये दे रखा है, दिस इज द जी एक्स। देन आपसे पूछा हुआ एफ एक्स माइनस जी एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालना है, वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। अच्छा, इसमें आपको एक कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का रेंज निकालना है। तो एक काम करो, क्यों ना डायरेक्टली आप पहले एफ एक्स माइनस जी एक्स ही निकाल देते हैं, या फिर एक तरीका पहले एफ एक्स सेपरेट सॉल्व कर लेता हूँ, जी एक्स अलग से सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं और देन फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो ऐसे कर देता हूँ मैं ना, 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले हम एफ एक्स सॉल्व करते हैं और जी एक्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तो देखो क्या एफ एक्स ये दे रखा है और एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस इंफिनिटी से -1 दे रखा है, ये इंटरवल। पहली बात तो बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए है ना। ऐसे देखो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसान हो जाता है ना। ठीक है, मैं दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब कैसे काम करेंगे, और फॉर्मूला याद है तब कैसे काम करेंगे। पहले में फॉर्मूला अगर मान लो नहीं याद है, क्या तब कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो देखो मैंने क्या किया, मेनली प्रॉब्लम मुझे यहां से है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, 10 में कन्वर्ट होगा ना। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को ही सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, तुरंत ही लिखा करो। और x हमारे पास कितना दे रखा है, टेन इनवर्स x का आपने ग्राफ बनाया है। तो देखो फॉर्मूला याद ना होने से आप कितनी मेहनत लगती है आपको ना। अरे सॉरी, ये टेन वर्स एक्स का ग्राफ आया। एक्स कैसे वेरी कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 तक वेरी कर रहा है इस दौरान। फिर थीटा कैसे वेरी करेगा, -π/2 से वेरी करेगा -π/4 तक, या -1 पर क्लोज है तो यहां पर भी क्लोज लगा दिया ना, ये आया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो एक्स का वैल्यू आपने क्या पुट किया, टेन थीटा पुट कर दिया। तो ना ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया। थीटा कैसे वेरी कर रहा है, इस इंटरवल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -π से -π/2 जा रहा है। तो 2 थीटा अगर -π से -π/2 जाएगा तो भैया इसका वैल्यू क्या आना है। तो देखो मेनली आपको यही सोचना था। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आप सभी को याद होना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, इसे मैं ऐसे याद रखता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ सभी को याद है। ठीक है, याद है, तो ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, नीचे एक ट्रायंगल बना दिया। ये वाला पॉइंट तो अपना π/2 आ गया, ये वाला पॉइंट अपना पाई आ गया, ये वाला पॉइंट अपना 3π/2 आ गया और ये वाला पॉइंट अपना 2π आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जाएंगे तो कुछ ऐसे ही, तो -π/2 यहाँ कहीं आ रहा है और -π यहाँ कहीं आ रहा है। -π से -π/2 गए तो भैया हमें -π 2 थीटा अगर हम बात करें तो 2 थीटा कैसे वेरी कर रहा था, -π से -π/2 वेरी कर रहा है। इस दौरान भैया क्या ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, इसको मैं क्या लिखूंगा। ठीक, देखो ये मैं बता रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो मैं जो फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो ना, फॉर्मूले के पीछे जो कहानी है, तो वो सारी कहानी आपको यहाँ दोहरानी पड़ती है ना। मतलब पूरी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए जो हमें सारी बातें लगती है, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं।
बस है ना। नाउ समझो, अब देखो इस लाइन के अगर इक्वेशन लिखना है, सभी लाइन आता है सबका स्लोप 1 या -1 होता है, इसका स्लोप होगा माइनस, है ना। तो माइनस एक्स तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसका इंटरसेप्ट क्या जा रहा है, नेगेटिव पे कट करेगा, तो यहाँ माइनस पाई आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस पाई आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर आएगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो इतना आया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस लाइन को अगर लिखना है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो माइनस पाई माइनस ऑफ 2 थीटा आया, मतलब, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x आया। मतलब अगर अल्टीमेटली बात करूं तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस ऑफ 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 tan इनवर्स x आ रहा है। मतलब अगर हम बात करें fx के बारे में, अगर हम बात की जाए तो भाई fx अब एक्चुअली में है क्या, यहां मैं लिखता हूं ना fx के बारे में। fx एक्चुअली में लिखा हुआ माइनस पाई माइनस ऑफ 4 tan इनवर्स x, और इसको हम चाहे तो एक लाइन में ही लिख सकते थे ना, ठीक है। अब देखो आपको, अब सिमिलरली, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अब सिमिलरली आपको जब इसको प्रूफ करना रहेगा तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, है ना, सॉरी, आप बेसिक फंडामेंटल से जाओगे, x बराबर अगेन यहाँ tan थीटा पुट कराओगे, ठीक है। चलो इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूँ ना। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ लिखा, x बराबर tan थीटा डाला है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ ऐसे बनेगा, तो इसको चलो मैंने ऐसे लिख दिया π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। थीटा कैसे 2 थीटा वेरी कर रहा है, माइनस पाई से माइनस π/2 तक। अब आपको cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ सभी को पता है, कुछ ऐसे आता है, सॉरी गलत बना दिया, कितना आएगा, यहां तक जाएगा, ये पाई है और ये 2 पाई है, ऊपर ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है ना, तो यहाँ माइनस पाई है, ठीक है ना, माइनस पाई से माइनस π/2 तक जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इस बीच ग्राफ कितना है, माइनस एक्स आया, तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ, इसका वैल्यू आएगा -2 थीटा आएगा ना, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ तो 2 थीटा बन जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x आ रहा है ना। तो इसका जो वैल्यू आया, तो ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा π/2 प्लस साइन ऑफ, यहां से बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और 4 tan इनवर्स x यहां से लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 6 tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास देखो gx आया और ये fx आया। ये सारी बातें थी तब जब आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है, तब की बात थी ना। तो पहले हमने fx और gx को सिंप्लीफाई किया। अब देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कैसे फटाफट से ना लिख सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले देखो बच्चों, प्लीज आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए, और ये फॉर्मूले याद रखना आसान है, सोचो मुझे याद है तो आपको तो याद हो ही जाएंगे ना। अच्छा, एक और बात मैं कहना भूल गया था कि आज जो क्या है कि मेरे साइड में यहाँ जो वीडियो आती है ना, उसकी क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी, वैसे भी क्या आती है, ज्यादा अच्छी आती भी नहीं है ना क्वालिटी, है ना, पहले इसकी वीडियो में भी देखे तो, हाँ, बट ठीक है, वो मैंने इसलिए यहाँ पर रख रखा है, थोड़ा सा अभी लाइट का इश्यू चल रहा है, इसी ताकि थोड़ा सा आपको गेस्चर्स मालूम चलते रहे, है ना, इसलिए वो साइड में वीडियो लगा दिया है। स्क्रीन तो सही बढ़िया से आपको दिखेगी ना, स्क्रीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा ना। नाउ चलो, मैं फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था, तो पहले तो आपको क्या, दो फॉर्मूले हमेशा ऐसे याद रखो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स लिखना है, तो भाई बेसिक फॉर्मूला तो कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसे बेसिक से याद रखता हूं। भाई अगर ये इसका फॉर्मूला आ रहा है तो ये इसका बराबर आ रहा है, तो इसका रेंज कितना आ रहा है, -π/2 से +π/2, अगर इसके होल्ड होना है तो 2 tan इनवर्स x को इसकी रेंज में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, तो 2 से डिवाइड कराया तो -π/2 से +π/2 के बीच में, x अगर निकालेंगे तो भैया x आ जाएगा -1 और +1 के बीच में। पहली बात तो ये रहा। दूसरा, अब आपको पता है कि भैया बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ x ग्रेटर देन 1 आएगा और इधर आएगा x लेस देन -1, तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखेंगे तो -π माइनस ऑफ, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा -π, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना प्लस साइन आता है ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, काफी टाइम हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, इस लाइन के अगर इक्वेशंस लिखेंगे तो स्लोप तो आ जाएगा -x और ये प्लस का पाई आ जाएगा ना।
प्लस पाई माइनस एक्स, सही है ना, पाई माइनस एक्स ना। तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस पाई आता है और यहाँ बीच में आएगा यहाँ प्लस पाई और यहाँ माइनस साइन आता है, सॉरी है ना। क्या आ रहा था हमारे पास, पाई माइनस एक्स आ रहा है ना, और यहाँ पर आ रहा है माइनस पाई माइनस एक्स ना। हाँ, दोनों जगह माइनस माइनस साइन आता है ना, ठीक है ना। तो कैसे याद रखते हैं, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला पहले तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला सभी को याद होता है, विथ इंटरवल आपको याद रहेगा। ये बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है, तो माइनस वन से पहले और माइनस वन के बाद ऐसे जाएगा। तो यहाँ क्या है, बीच में तो क्या माइनस माइनस साइन आएगा, पहले माइनस पाई लिखेंगे बाद में हम प्लस पाई लिखते हैं ना। ऐसे कुछ याद रख रखा है ना। आप भी कोई और तरीका ऐसे ट्रिक वगैरह ढूंढ सकते हैं याद रखने का, है ना। ऐसे अगर हम बात करें टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है कि एक्स पॉजिटिव है कि एक्स नेगेटिव है। कहीं पर भी इक्वल टू का साइन लगा दो, अगर पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर नेगेटिव है तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए ना। अब देखो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले ढंग से याद हैं, ठीक है, अब देखो पॉइंट को समझिए कि माइनस वन से जब छोटा है तो इसका वैल्यू मुझे लिखना है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस पाई माइनस ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स लिखा, माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स लिखा, डायरेक्ट लिख सकते थे ना अगर आपको याद है तो। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो कॉस इनवर्स, ये तो साइन इनवर्स है पर कॉस इनवर्स में फॉर्मूला होता है ना, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स लिखा। एक्स कैसा है, माइनस वन से छोटा है, तो जीरो से अगर छोटा है तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस टाइम्स करके आ रहा है ना। इसका वैल्यू लिखना है तो माइनस ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स लिखोगे, तो जब माइनस माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा आपने, ठीक है, यहां पर लिखा, अब इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया ना। अल्टीमेटली देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला याद है तो आपके लिए हार्डली एक मिनट का प्रॉब्लम रहता है, जो अभी मुझे समझाने में 2 4 5 मिनट लगी है ना। नाउ अब मैं इन सभी बातों को करता हूं नीचे, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पर। अब देखो एफ एक्स हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जी एक्स भी सिंप्लीफाई कर लिया, और एफ एक्स माइनस जी एक्स का मुझे रेंज फाइंड आउट करना था। एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स तो हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, ये एफ एक्स है, माइनस फाइव माइनस फोर टेन इनवर्स एक्स, दिस इज एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू बात करें तो पाई बाई टू प्लस सिक्स टेन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ है ना। ना मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ थ्री पाई बाई टू, तो यहां से आ गया माइनस ऑफ, यहां से बन जाएगा टेन टेन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ आया, ठीक है। अब देखो एक्स हमारे पास में कितना जा रहा था, माइनस इंफिनिटी से, मैं एक बार टेन इनवर्स एक्स का डायग्राम बना देता हूं, ये टेन इनवर्स एक्स का डायग्राम है, माइनस इंफिनिटी से अप टू माइनस वन तक जा रहा था, इस बीच ये ग्राफ आया, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स कैसे वेरी कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से वेरी कर रहा है, ये माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है, टेन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, है ना, तो बदल जाएगा थोड़ा सा इंटरवल, तो टेन से माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो माइनस टेन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो बनेगा, एक जगह बनेगा फाइव पाई, इसको ऐसे लिखा ना, अभी लिखते हैं इंटरवल के, यहां जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, तो 5 पाई बाई 2 इधर आ गया, ऐसे कुछ लिखा हमने, ठीक है। यहां पर क्लोज आएगा और यहां ओपन आ जाएगा ना, ऐसे कुछ रहा। अब क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, अच्छा यहाँ प्लस साइन हो गया अब ना, कि हमने ऐसे कुछ ले लिया, अब इसको जोड़ देना है दोनों इंटरवल्स में, तो ठीक है, जब आप यहाँ जब जोड़ोगे तो यहाँ तो 5 पाई में से 3 पाई जाएगा तो 2 पाई अपॉन 2, तो यहाँ से तो पाई आ जाएगा, ठीक बात है ना। इसमें अगर सेपरेट कराएंगे तो 10 पाई और माइनस 3 पाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, ये अपना आंसर आना चाहिए, है ना। सॉरी 2 आएगा ना, 3 कहां से आ गया, ओके। तो पाई से लेकर के 7 पाई अपॉन 2 तक जा रहा है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड डी मैच हो रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, सॉरी। अच्छा आप समझिए मेरी बात को, देखो इस सवाल को सॉल्व करने में मैंने काफी टाइम लगाया ना, बट आप एक बात समझो कि अगर आपको फॉर्मूला याद होता ना, तो मैं डायरेक्टली ये सारी बातें लिखता और विद इन 1 मिनट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता ना, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगता ही नहीं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना, और बहुत ही सही प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से समझना।
लेट जी एक्स हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। f1x क्या दे रखा है, gx का मोड है। f2x क्या दे रखा है, f1x माइनस p1 दे रखा है। f3x कितना दे रखा है, मतलब सब पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए हुए हैं ना। p1 हमारे पास 7 है। द रेंज ऑफ p2 निकालना है सच दैट f3x हैज एग्जैक्टली 10 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। इसमें एग्जैक्टली 10 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आए, इसके लिए P2 का रेंज क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए दे रखा है 1.5 से 7 या 2.5 से 8 या 2 से लेके 9 या 1 से लेके 8 तक, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है बच्चों, नाउ समझो है ना बात को, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। एफ एक्स जी एक्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जी एक्स एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्या क्वाड्रेटिक है, 6x² माइनस का 18x प्लस का 8 आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो इस क्वाड्रेटिक का मुझे ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। अब वर्टेक्स अपवर्ड ओपन डायग्राम है ना, इधर बनेगा या इधर, मतलब बनेगा ना, वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, तो उसका वर्टेक्स अगर निकालें तो वर्टेक्स आता है -b/2a माइनस ऑफ d अपॉन 4a, ये इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स के अगर मैं कैलकुलेट करें तो b का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, -1 तो यहाँ +18 आ जाएगा, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 6 आ गया, माइनस ऑफ d। तो b स्क्वायर अगर हम लिखें तो 18 का स्क्वायर तो यहाँ से है माइनस ऑफ 4, a का वैल्यू 6 लिख देंगे और इंटू c का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, a का वैल्यू 6, ये है ना वर्टेक्स हमने कैलकुलेट किया। अब देखो 6 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 3/2, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है तो वर्टेक्स इस साइड होगा ना। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो 6 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और चाहे तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं ना, ओके। 6 और 4 को कॉमन ले लिया ना, 24 यहाँ से आया तो 24 तो चलो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 18 के स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं करते ना, सिंप्लीफाई करते ना, बहुत ध्यान से समझते हैं। 6 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 6 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 18 को हमने लिख दिया 18 इंटू 18, ठीक है। तो 6 यहाँ से कॉमन लिया, तो 6 यहाँ से कॉमन लिया तो 3 तो यहाँ कहीं आ गया, 18 हमारे पास यहाँ कहीं रह जाएगा, माइनस ऑफ 4 इंटू 8 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास में 6 यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो गया ना, ठीक है। यहाँ अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक बात है ना। अब देखो बात को अगर समझे तो यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 54 बन जाएगा, 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 यहाँ से आया, 8 इंटू तो कितना आ जाएगा, -32 आया है ना, माइनस ऑफ 32 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई हमने किया तो 3/2 तो यहाँ से आया, 54 में से 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 32 अगर 30 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 2 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 22 आ गया, तो 22/4 हमारे पास कितना आ गया, 11/2 आ गया, तो -11/2 आया, ठीक है, ओके। अब देखो 11/2 मतलब 5.5 आया है ना, -5.5 आया। तो देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अब देखो वर्टेक्स हमारे पास x पॉजिटिव आ रहा है, y नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ यहाँ कहीं वर्टेक्स मान लेते हैं ना, और ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ, ये जीएक्स का डायग्राम ये आ गया ना। मैंने देखो पहले तो आपको यही स्ट्रगल था बच्चों को, बहुत से बच्चों को तो जीएक्स का डायग्राम ही ड्रॉ नहीं कर पाते, तो जीएक्स का डायग्राम पहली बात तो ये आएगा ना। अब देखो अब बातों को बड़े ध्यान से समझते जाना, यहाँ पर कुछ नहीं है सवाल में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लग रहा है ना, ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो बात को, ओके 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 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से बात को समझते चलना। देखो वर्टेक्स में ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है 3/2, वाई कोऑर्डिनेट है -5.5, तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ -5.5, क्यों लिखा है ऐसे वो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0,8 आ रहा है, ठीक है। नाउ तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ साइड में, और यहां से अब बनाते हैं डायग्राम फिर से। अब देखो मैं 1 बाय 1 सभी डायग्राम्स को बनाऊंगा, तो बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों बात को समझते जाना। पहला काम, तो जीएक्स का अगर डायग्राम मुझे लिखना है तो जीएक्स का डायग्राम तो भैया ये रहा, यहाँ सॉरी रियलिस्टिक बनाते हैं थोड़ा सा ना,
तो gx का डायग्राम तो यहाँ 8 पे कट कर रहा है और यहाँ कुछ ऐसे गया, ये वाला पॉइंट आया 3/2 माइनस ऑफ 5.5। ठीक है, ये gx का डायग्राम हुआ। अब मुझे किसका बनाना है, f1x का डायग्राम। तो f1x है क्या, मॉड ऑफ gx। ठीक है, तो भाई gx का डायग्राम पता है आपको, मॉड इसका डायग्राम बनाना है मॉड का ना। ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं हम। क्या कराएंगे, जो पोर्शन नीचे जा रहा था वो अब जो पोर्शन नीचे है उसका ऊपर चला जाएगा। तो ये तो यहाँ से देखो 8 था, ये कुछ ऐसे गया और ये कुछ ऐसे गया और ये कुछ ऐसे गया। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ शार्प कॉर्नर आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये कुछ ऐसे गया, यहाँ शार्प कॉर्नर है ना। अब देखो एक कुछ कुछ बातें हमें बड़ी ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये पॉइंट है 0,8 और ये वाला पॉइंट है 5.5, हाइट जो आ रही है 5.5 आ रही है। ठीक है, तो gx आ गया। अब मुझे f2x के बारे में बात करनी है ना। f2x क्या होगा, f2x होगा f1x माइनस p1। p1 कितना दे रखा है, 7। ठीक है, और इसका मॉड ले रहे हैं ना, चलो ये बाद में लेंगे ना, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। भाई f1x माइनस 7 का डायग्राम कैसे बनाओगे, तो ये बात बड़ी आसान सी बात है, इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं। तो देखो बहुत ध्यान समझना है ना, पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा फिर इसके मोड का डायग्राम बनाएंगे। तो क्या रहा पॉइंट हमारे पास में, ये रहा ना हमारे पास, ये दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब क्या किया, f1x माइनस 7 किया। तो हमने क्या किया, देखो इस बात को समझो, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो, मोड x का डायग्राम सभी को पता है, ये आता है। अच्छा, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 3 का डायग्राम बनाना है। तो देखो मैं कुछ दो बातें बोलूंगा, ओरिजिन तो यही रहा। अब आपने इसको, तो ये तो फंडामेंटल फंक्शन है आपका ना, तो आपने इसको तो हाइड किया, हाइड छुपा दिया ना। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर -3 दिखाई दे रहा है। तो y बराबर -3 की लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसको मैंने क्या किया, अब इस पर mod x का ग्राफ बना दिया। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, mod x -3 का ग्राफ आ गया। मतलब mod x को मैंने क्या किया, 3 यूनिट नीचे के लिए गया है ना। ठीक है, अब आप समझो बात को ना, f1x -7 का डायग्राम बनाना है। तो y इक्वल्स टू -7 की मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको अपना नया ओरिजिन मानते हुए, इसको मैं अपना नया ओरिजिन मानते हुए क्या करूंगा, f1x का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास f1x -7 का डायग्राम आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, 0,8 है। तो अब इसको मैंने क्या किया, एक बात समझो आप, 7 यूनिट नीचे लेके गया हूं। तो 7 यूनिट अगर नीचे लेके गया हूं तो 8 है, तो 7 यूनिट नीचे लेके आएंगे तो यहाँ 1 पे आ जाएगा ना। अभी ये पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, 1 पर आया। ठीक है ना, ऐसे कुछ आया पॉइंट, डायग्राम आया, और ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा। अच्छा, अब ये 7 यूनिट नीचे गया है, तो 7 यूनिट अगर नीचे जाएगा तो 5.5 तो यही है। तो इसको अगर मैं 5.5 यूनिट नीचे 7 यूनिट नीचे लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा। तो अगर मान लो कि 5.5 यहां से गया, 7 यूनिट नीचे जाना है इस वाले पॉइंट को, 7 में से सेपरेट कर दो ना, 7 में सेपरेट कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1.5 आएगा। तो ये -1.5 बना ना। तो ऐसे समझो बात को, ऐसे समझिए पॉइंट को, देखो डायग्राम को बहुत ध्यान समझना। अब जो पीक पॉइंट था, ये वाला जो हिस्सा है, अब आपका जो पीक पॉइंट है ये कितना आ गया, -1.5 आया। मैं सिर्फ बाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है ना। ठीक है, इसको मैं क्या किया, 7 यूनिट नीचे लेके गया, 7, ये वाला हिस्सा भी 7 यूनिट नीचे जाएगा। तो अब ये 5.5 जो हाइट पहले 5.5 थी है ना, अब ये 7 यूनिट, तो टोटल ये हिस्सा 7 यूनिट रहा, ये 7 यूनिट है, ये हाइट है 5.5, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, -1.5 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको, 1.5 6 हो गया, हाँ सही है ना। ठीक है ना, पॉइंट है ना, यहां तक की बात समझ में आई। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ f1x, यहां तक का डायग्राम है। अब मैंने इसका मोड बनाया, तो जब मैं इसका मोड बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, जब इसका मोड, ये तो इसका डायग्राम था, जब इसका पूरे का जब मोड लेंगे तो भाई जो हिस्सा नीचे लाई कर रहा है ये ऊपर आएगा मिरर इमेज। तो जब ये पूरा ऊपर आएगा घूम करके, देखो मैंने अलग डायग्राम में, समझ लो आप लोग ना। तो यहां से कुछ ओरिजिन ऐसे कुछ गया, तो ये हिस्सा तो यहां तक आया। अब ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर गया, कुछ ऐसे गया, यहाँ तिकोना सा बन रहा था, ये हिस्सा ऐसे ऊपर जब घूमेगा, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये अब ऊपर ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ बना। ठीक है ना, यहां तक का पॉइंट कुछ ऐसे आएगा शार्प कॉर्नर,
ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, मतलब इतने हिस्से को मैंने यहाँ ऊपर लिखा दिया ना। देखो आप समझो बात को, ये ऐसे गया, ये कुछ ऐसे गया, यहाँ तक का आया, फिर ये शार्प कॉर्नर कुछ ऐसे बनाया। प्लीज है ना, इस बात को समझिए, यहाँ तक की बात ये समझ में आई है ना। अब देखो बात को अगर समझा जाए तो भैया ये सब सारा का सारा ऊपर गया है ना, तो भैया ये 7 यूनिट नीचे था ना, अब ये 1.5 यूनिट नीचे आ रहा है, तो ये 1.5 यूनिट ऊपर चला गया। वेरी गुड है ना, बस यही बात आपको समझानी थी कि ये 1.5 यूनिट ऊपर चला गया ना। अच्छा इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये यहाँ था तो 7 यूनिट नीचे गया, तो भैया ये कहाँ गया, 7 यूनिट ऊपर चला गया। तो यहाँ 7 आया बाई कोऑर्डिनेट, तो 7 आया, और यहाँ बाई कोऑर्डिनेट कितना आया, 1.5 आया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था ना, जो मैं समझाना चाह रहा था, तो यहाँ तक की बात थी। अब देखो बात यहाँ तक, तो ये सवाल आया हमारे पास, F2x का डायग्राम आया, फाइनली F2x ये था। प्लीज आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए, बट मुझे अल्टीमेटली ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, F3x। F3x क्या है, F2x माइनस P2। मतलब बहुत ही आपके साथ में बहुत खेल खेलते हैं ना, मैथ्स में बहुत खेल खेला जाता है आपको ना, और सब प्रॉब्लम्स को करा करके RS सर कुछ ज्यादा ही खेल खेल रहे हैं आपके साथ है ना। तो देखो ये सब प्रॉब्लम्स को कर लो ना, मजेदार है, सीखते हैं हम बहुत सारी बातें। F2x तो हमने डायग्राम बना लिया, अब वो कहना चाह रहा है F2x माइनस P2, और इसको फिर हमने यहाँ तो शिफ्टिंग करी, फिर यहाँ मॉड ले लिया, और दिस इज F3x। अब उसने बोला है कि F3x का ये डायग्राम बनाना है, तो F3x है एग्जैक्टली 10 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, मतलब 10 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आए, इस बात के लिए क्या होना चाहिए भैया हमारे पास में, इसको जब मैं नीचे लेके जाऊंगा माइनस है ना। अब देखो, अच्छा एक और बात और समझाता हूँ, दो बात बोलूंगा, इस बात को देखो बोलने का, तो फिर से आप समझो बात को। भाई बराबर मॉड x माइनस 3 का ग्राफ आपने बनाया ना, इसको एक तो देखो एक तरीका तो समझा कि -3 यूनिट नीचे लेके गए, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि भाई x एक्सिस को, इस x एक्सिस को मैं 3 यूनिट ऊपर ले गया, -3 है तो ऊपर लेके जाओगे, प्लस है तो नीचे लेके जाओगे, ऐसे याद रखिए आप लोग तो। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, -P2 है ना, तो मैं एक काम करूं, इस x एक्सिस को ऊपर लेके जाऊंगा, फिर इसका मॉड ले लेंगे। -P2 में तो क्या x एक्सिस ऊपर गया है ना, मान लो आपने थोड़ी देर के लिए मैं यहां लेके चला गया, फिर आपने ये ऊपर लेके गए, और आपने जब मॉड ले लिया तो ये ऐसा ऊपर जाएगा, तो यहाँ एक शार्प कॉर्नर आया, यहाँ एक शार्प कॉर्नर आया, दो शार्प कॉर्नर, इन दोनों पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा, 4 पॉइंट बने, पांचवा पॉइंट ये होगा, छठवां और सातवां पॉइंट, सात ही पॉइंट कैसा है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट आए जब मॉड ले लेंगे तो। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर मान लो P2 का रेंज, अगर मैं इस वाले इंटरवल में ड्रॉ करूं, जो मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, मान लो ऐसे P2 का ड्रॉ हुआ है ना, तो ये x एक्सिस आया, नया x एक्सिस, अगर मान लो कि मैं यहां ऊपर ले गया है ना, ठीक है। अब आपने फिर से मॉड लिया, तो मॉड लिया तो भैया क्या होगा कि ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, देखो मैं रेड कलर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, और थोड़ा डॉटेड लाइन से हल्का हल्का समझाऊंगा ना, ये कुछ ऐसे गया, ठीक है, ये हिस्सा तो ऊपर है, ये हिस्सा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा फिर ऊपर जाएगा ना, जब मॉड ले लोगे फाइनली, जब ये ऐसे है। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, देखो अब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियल ढूंढते हैं, एक पॉइंट तो ये है, कलर बदलता हूं मैं, ब्लू कलर लूंगा अब मैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट, 3 4 5, यहां तो डिफरेंशियबल है ना, फिर 6 7 8, फिर यहां पर 9, और यहां फिर एक 10। भैया नॉन डिफरेंशियबिलिटी के 10 पॉइंट्स आ सकते हैं कब, जब भैया P2 माइनस 1 मतलब 1.5 से 7 के बीच में लाई करे। क्या मैं आपको ये बात समझा पाया मेरे प्यारे बच्चों, पहले ही मुझे ये बताइए ना, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, 2-3 बार इस प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व करो, सीख करके ही दम लो। हाँ वैसे आसान प्रॉब्लम है ना, बस आपको ये सब पता होना चाहिए ना, ये सब कैसे करते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये तभी तो बोला है कि रैंकर प्रैक्टिस सीरीज, मतलब एडवांस वाले बच्चों के लिए है ना, जो सब कुछ पढ़ लिया है ना, अच्छे से तैयारी करनी है, लेवल को इंप्रूव करना है, उनके लिए है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका, ए ऑप्शन आएगा, 1.5 से लेकर के 7 तक इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ए था, सेकंड का आंसर ए है, फर्स्ट का भी चेक नहीं किया था ना, ये भी चेक कर लेते हैं, इसका डी आ रहा है, डी और ए आना चाहिए, तो डी और ए आ रहा है, फर्स्ट भी सॉल्व हुआ, सेकंड भी सॉल्व हुआ है ना, दोनों ही सही। अब हम चलते हैं थर्ड पर, थर्ड प्रॉब्लम।
अच्छा ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया ये प्रॉब्लम। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सॉल्व करते टाइम बहुत आसान है, बट क्या है कि डायरेक्शंस पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं पकड़ी तो बेटा गच्चा खा जाओगे, गच्चा। गच्चा समझते हो? चलो समझाएंगे किसी दिन। लेट एफ एक्स बराबर ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो लिखना है, माइनस जीरो टू इन्फिनिटी में। नंबर ऑफ रूट के बारे में बात करनी है। अब देखो पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ रूट निकालना है, तो देखो पहला काम तो क्या है, इसका डायग्राम बना लो, ग्राफ इसका आना चाहिए। ग्राफ आ गया, जितने बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही रूट आ जाएंगे ना। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला ग्राफ बनाने के लिए, तो यहां से तो कॉस एक्स आया, यहां से प्लस का साइन एक्स आया, और एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स आया। ठीक है, ये आ गया इसका एफ डैश एक्स है। अब एफ डैश एक्स कहाँ जीरो बनेगा, कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है ना। अब एफ डैश एक्स के बारे में समझें तो भाई यहाँ दिक्कत है यार, एफ डैश एक्स तो बना लिया यहाँ तक। अब इसका डायग्राम में समझो कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है ना, एफ डैश एक्स से ये मालूम चलेगा कहाँ मैक्सिमा आया कहाँ मिनिमा आया, ये सब पता ही नहीं कर पा रहे हैं ना। एक्स अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना, सॉरी, तो भैया ये कहाँ अप्रोच करेगा, तो इन सब के बारे में बड़ी समस्या है ना। तो ग्राफ में तो दिक्कत जा रही है, बट नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो पूछ रहा है। तो भैया अब आप समझो, थॉट बदलो, सेकंड थॉट, दिस इज थॉट वन ना, थॉट टू। क्या थॉट हो सकता है, अरे यारो ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एल एन एक्स बराबर जीरो, इसी के बारे में तो बात कर रहा है। मतलब एल एन एक्स के बराबर मैं क्या लिखूं, cos x माइनस साइन एक्स। अरे यार इसका डायग्राम भी पता है, इसका भी डायग्राम पता है, मैं तो cos x माइनस साइन एक्स का, है ना, है ना, ढंग से बना ही लेंगे भाई, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है ना, समझ लेंगे कुछ ना कुछ डायग्राम। तो पहले मैंने कहा कि cos x माइनस साइन एक्स का डायग्राम बनाया, x बराबर जीरो रखा, जीरो पे वैल्यू यहां से कितनी आएगी, वन आएगी, मतलब जीरो पे वैल्यू वन आ रही है। ठीक है, x बराबर पाई बाई टू रखते हैं ना, पाई बाई फोर रखे, पाई बाई फोर पे क्या है, दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे कुछ है। ठीक है, उसके बाद में पाई बाई फोर रखने के बाद में थ्री पाई बाई, अब आपको बताया इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, माइनस रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू रूट टू तक जाएगा। ये तो हमारे पास पाई बाई फोर रखा। अच्छा थ्री पाई बाई फोर रखता हूं मैं, एक बार पाई बाई टू रख लू, चलो पाई बाई टू पे ये जीरो हो गया, पाई बाई टू पर माइनस वन आएगा। मतलब ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा, और ये ऐसे पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, और पीरियड इसका टू पाई रहेगा, मतलब कुछ इस तरह से चलेगा। शिफ्टिंग होती है मतलब, है ना। थोड़ा सा और आपको हिंट दूं मैं, मान लो आपने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दिया, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, साइन ए कॉस बी, है ना, ठीक है ना, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या फिर माइनस साइन लगा करके, या फिर मैं एक और काम करूं, कॉस में कन्वर्ट कर दूं ना, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने क्या किया, दोनों साइड को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई फोर। भाई इसका डायग्राम तो बना सकते हैं, शिफ्टिंग, पहले वाले भी कर्व में भी हमने शिफ्टिंग यूज करी, यहां पर भी हमने शिफ्टिंग यूज करी ना। चलो ठीक है, मैं ये पता नहीं रहा ना। अब आप पॉइंट को समझो, इतना चलो आपने बना ही लिया डायग्राम ना। बात ये है, पाई बाई टू पर चलो वैल्यू देख लेते हैं, पाई बाई टू पे यहां से कितना आएगा, जीरो आएगा, पाई बाई टू पे यहां माइनस वन आ रहा है। पाई बाई टू ही क्यों चूज किया, खास बात है इस पाई बाई टू के अंदर, है ना। पाई बाई टू वैल्यू माइनस वन आएगा, और पता है आप लोगों को ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू आएगा। यहाँ वन है तो भैया ये रूट टू तक जाएगा ना। अब देखो, अब आपको बात करनी एल एन एक्स के डायग्राम की। एल एन एक्स का डायग्राम कुछ ऐसे आता है, ठीक है, वन पे कितना होगा, जीरो होगा, तो पाई बाई टू वन यहाँ कहीं आ रहा होगा। उसके बाद में इसका डायग्राम या तो ऐसे जाना रहेगा, या फिर कुछ ऐसे जा सकता है। यही आपके बात में मन में डाउट होगा ना। अगर ऐसे चला गया तब तो हमारे पास में कितने आएंगे, तब तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, एक ही रूट आएगा। अगर ऐसे चला गया फिर आगे और कट किया तो अभी के हिसाब से डायग्राम तीन रूट आ जाएंगे, आगे और कट करेगा तो फिर पांच छह रूट ऐसे कुछ आ सकते हैं। वैसे उसने चार से ज्यादा दे नहीं रखा आंसर में ना। ठीक है, अब पॉइंट समझे, बात को समझिए ना, पाई पर ऐसे वैल्यू लिखते हैं। अब आप देखो पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट है ना, एल एन एक्स यहाँ पर दे रखा है, तो पाई पर अगर मैं वैल्यू लिखूं, पाई पर अगर वैल्यू लिखें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, है ना, कॉस पाई तो कितना आ जाएगा, माइनस वन आया, और साइन पाई कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, पाई पे वैल्यू माइनस वन आया। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो पाई पर फाइव पाई बाई फोर लिखे ना,
तो वैल्यू ऐसे लिखा है, मतलब पाई पर वैल्यू इतना है। चलो 2 पाई पर वैल्यू लिखते हैं। चलो मैं 2 पाई तो हो गया 6 पॉइंट समथिंग, 3 पाई पे वैल्यू लेता हूँ। 3 पाई पे वैल्यू -1 आएगा, अगेन -1 आएगा, मतलब 3 पाई पे वैल्यू कुछ यहाँ कहीं जा रहा होगा ना। तो 2 पाई पर अगर वैल्यू लिखेंगे है ना, ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर आया। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे ना, जब ln x का वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है, 2 पाई आप समझो ना, क्या समझे, एक सेकेंड, इसे ऐसे लिखता हूँ, लॉग ऑफ ई यहां लिखा मैंने, बेसी 2 पाई लिखा। ओके, 2 पाई पे जब वैल्यू लिखोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहां से 0 आया, तो 2 पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। अच्छा, ई यहां पे लिखा हुआ है, ई कितना होता है, 2.7 समथिंग होता है, तो ये ई स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, ई स्क्वायर ले, तो ये नंबर थोड़ा सा इक्विवेलेंट नंबर ही पहुंचेंगे ना। ई स्क्वायर अपना 4 पॉइंट या 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है, 6 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ ऐसे बनेगा। इसका वैल्यू अगर मैं से कंपेयर करूं तो 2 के पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा हुआ 2 पाई पर वैल्यू, तो मतलब ये कैसे जाएगा, 1 से ऊपर ही निकल जाएगा, सॉरी 2 से ऊपर निकल जाएगा, और 2 से ऊपर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे जाके कट करेगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो मतलब क्या हुआ, सब एक ही जगह कट करेगा, और एक ही जगह कट करेगा तो इसका एक ही रूट आएगा। ओके बच्चों, समझाने में थोड़ी मेहनत लगी, क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। एक बार देखो इसको बहुत अच्छे से और बताते हैं आपको, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। दोनों के बस ग्राफ ड्रॉ करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हिंट। चलो ठीक है ना, ठीक बच्चों ना, तो कितना आएगा, थर्ड का आंसर ए आ जाएगा। क्या दिया है चेक करते हैं एक बार, थर्ड का आंसर ए है ना, सही है ना। अब हम मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बहुत ध्यान से समझना, एफ एक्स और जी एक्स यहां पर दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, सॉरी एफ एक्स पावर जी एक्स है ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं चारों अगर ऑप्शंस को ध्यान से अगर देखा जाए, पहली बात तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात, एक क्वाड्रेटिक हमारे पास दे रखा है, पहला एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा भी एक क्वाड्रेटिक है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, सवाल को देख करके थोड़ा थोड़ा आपको ना कुछ हिंट लगना चाहिए, जो मैं आपको एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, क्या आपको हिंट लगना चाहिए था। ठीक है, पहली बात तो सभी में ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा हुआ, एक तो हल्का सा हिंट है। ठीक है, ये हिंट तब काम आता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होती है इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के, कभी आपने ऐसे प्रॉब्लम्स किया हो या आपको पता रहे। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में पता करते हैं ना, एफ एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा। तो ठीक है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। अच्छा, इसका देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो एक तरीका तो आप y इक्वल टू क्वाड्रेटिक मानते हुए x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है, मैं ये वाला तरीका अभी नहीं लगाऊंगा, इसको अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे, dy ओवर dx लगाएंगे, तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या कराएंगे, डिनोमिनेटर को का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, फिर हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 14। ठीक है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 4 आया, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 7, यह है। अच्छा, आप देखो इसको जब सॉल्व करना है ना, एक ही लाइन में सॉल्व किया करूं, पहले एक्स क्यू का टर्म ढूंढो, कितना आया यहां से, 2x क्यू आया, कलर ये लेते हैं, ठीक है ना, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से, तभी एक्स क्यू का टर्म बनेगा। अब मैं एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढ रहा हूं, एक्स स्क्वायर को कैसे आएगा, जब एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x स्क्वायर, 7x को 7x इससे x से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां से तो कितना आ गया, 14x स्क्वायर, तो यहां से आ गया 4x स्क्वायर, यहां से आया तो कितना आया, 18x स्क्वायर यहां से आया। अब x का टर्म ढूंढते हैं, तो x का टर्म कब मिलेगा, जब x को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 28x आया,
इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 28x आएगा, 28 जोड़ेंगे तो 56x आ जाएगा। ठीक है, अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात तो मैं समझ में आई। नाउ माइनस साइन हो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा 2x³ तो यहां से आया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं तो 7x² यहां से आया और 8x² यहां से बन रहा है तो कितना बन जाएगा 15x² बन गया। ठीक है, अब x का टर्म ढूंढते हैं तो x का टर्म कब मिलेगा, जब इस x को कांस्टेंट से 28x और 6x कितना बना 34x बना। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो प्लस का 21। क्या आपको मैं कैलकुलेशन समझा पाया बच्चों? कैलकुलेशन देखो बहुत जरूरी है ना, मैं देखो हर प्रॉब्लम में कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन रहे, मतलब 99% में हमेशा प्रॉब्लम को पूरा ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ना। अब देखो 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, 18x² माइनस 15x² कितना आ जाएगा 3x² तो यहां से आया, 56x यहां से आ रहा है, माइनस का 34 यहां से आया, 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचा 20 बचा, तो 26 तो यहां से आ रहा, 4 जाएगा तो यहाँ पर 22x आ गया। ठीक है ना, अब 56 में से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 में से 20 जाएगा तो हमारे पास कितना बचा है, 50 में से 20 गया तो 30, 36 यहां से आया, 1 यहां से आएगा 35 आया। क्या आपको मेरा कैलकुलेशन समझ में आता है ना? ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, x² 7x प्लस 14। देखो ये आपके ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में रहना चाहिए ना। ना अब देखो मुझे f' का मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करनी थी ना। तो अब देखो f' तो हमने यहां से निकाला, f' तो यहां से आया, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, 35 को फैक्टर करूंगा तो 7 इंटू 5 यहां से बनेगा, एक 3 यहां से आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो ऐड करने पे 22 आना चाहिए, बन रहा है क्या, ऐड करने पर 15 और 7 कितना हो जाएगा, हाँ बन रहा है ना। तो 3x² तो यहां से बना, तो 15x यहां से बना, प्लस का 7x यहां से बना, प्लस 35 यहां से बना। नीचे वाले पार्ट को तो लिख देंगे, यहां से देखो 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 तो यहां से आया, यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 यहां से आया, कॉमन आया, मतलब ओवरऑल से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 तो यहां से आया और 3x प्लस 7 यहां से, अपॉन में परफेक्ट स्क्वायर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं ना अपॉन वाले के ना, इसका डी नेगेटिव भी आ रहा है ना। अब देखो बात को अगर समझा जाए तो -5 यहां से आ रहा है और x का वैल्यू आया -7/3। अगर मैं f' का साइन डायग्राम बनाऊं तो प्लस माइनस प्लस, मतलब पहले अगर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, और यहां से इंक्रीज, यहां से देखते हैं ना हमेशा। अब देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पर मिनिमम बनेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, x = -5 पर आया है ना, पहली बात। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, x = -5 पर, ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है वो ना, x = ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो हमने सिर्फ ग्रेटेस्ट वैल्यू ही लिखा, x = -5 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू आया और x = 5 मैंने यहाँ पुट किया। ठीक है, -5 पुट किया, -5 पे वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ -5 जब यहाँ पुट कराएंगे कितना बनेगा, प्लस का 25, -5 जब यहाँ पुट कराएंगे कितना बनेगा, माइनस का 20 प्लस का 3 अपॉन में, है ना, -5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 25, -5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बन जाएगा, -35 प्लस में 14, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, कोई आ गया। हाँ बच्चों समझो ना क्या बात कर रहे थे अपने, यहाँ तक की बात चल रही थी ना। ठीक है, तो देखो हमने -5 में वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -5 सॉरी प्लस का 5 तो यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, तो 8 तो ऊपर आ गया ना। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 यहाँ से आया, प्लस का 14 यहाँ से लिखा तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, यही आ रहा है क्या, -5 यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का 25 यहाँ से आ जाएगा, 5 - 35 हो गया, तो माइनस का 10 यहाँ से आया और प्लस का 4 किया तो ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, सॉरी हाँ +4 आ जाएगा ना, फाइनली सॉल्व करने प्लस का 4 यहाँ से आया, मतलब अल्टीमेटली कितना आ गया, 2 आ गया ना, 8/4 आ गया और इसका 2 आया है ना। मतलब इसका जो वैल्यू की बात करें, x = -5 पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहली बात तो ये हुई, x = -5 पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज 2, एक ऑप्शन तो अपना सही बैठा। ठीक है, तो देखो ये सारी मेहनत हुई यहाँ तक को f(x) निकालने में ना। अब सिमिलरली मुझे gx कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है ना। अब फिर उसके बाद हम करते हैं सवाल के एक्चुअल कंसेप्ट पर जाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर सवाल में आती है कि
किस बात को ऐसे किस कंसेप्ट को यूज किया गया ताकि प्रॉब्लम और मजेदार बन जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम इसे नीचे करते हैं, एफ एक्स तो हमारा मतलब थोड़ा कम रहा है ना। चलो अब हम जी एक्स पर आते हैं। वैसे जी एक्स क्या थोड़ा आसान है, जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलो फिर भी हम क्या सिस्टमेटिक जाएंगे, अभी जी डैश एक्स ही निकालते हैं। तो जी डैश एक्स जब निकालेंगे तो थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि हम एक ही बार में कैलकुलेशंस करेंगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20, तो हमने यहां लिखा है इसका होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 तो हमने यहां लिखा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x माइनस 5, ऊपर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 10 यहां से लिखा, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक बात। नाउ अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, फटाफट करते हैं ना। इन दोनों को x को मल्टीप्लाई किया ना, कितना आ जाएगा 2x³ का टर्म आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म देखते हैं। तो 5x को यहाँ से x मतलब 10x स्क्वायर आ गया, और माइनस का 5x स्क्वायर आया, तो प्लस का कितना आ गया 5x स्क्वायर आया। x का टर्म ढूंढते हैं, तो x को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 25, और यहां से कितना ना प्लस का 40, तो कितना आ जाएगा प्लस का 15x। ठीक है, 20 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 100 आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ही आया, सबको सही जाना चाहिए ना, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x³ आया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर आया और माइनस का 10x स्क्वायर आया, तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का टर्म ढूंढते तो माइनस 5x को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 25x और प्लस का 20x, तो माइनस का कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो कितना बन जाएगा हमारे पास प्लस का 50 बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म ये आया है ना। ठीक है, तो यहां तक की बात तो समझ में आई। ऊपर वाले पार्ट को अगर सॉल्व करें तो भाई x³ से तो देखो x³ कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर यहां से आया, माइनस 5x स्क्वायर यहां से आया, तो ये तो बन गया 10x स्क्वायर आया। ठीक है, x का टर्म 15x यहां से आ रहा है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 5, तो 20x यहां से आ गया। माइनस का 100 यहां से आ रहा है, माइनस का 50 यहां से लिखा, तो माइनस ऑफ 150 यहां से बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में अच्छा जो टर्म लिखा हुआ है इसके फैक्टर भी नहीं होंगे ना, इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कराएंगे तो 25 माइनस 80 कुछ ऐसे बन जाएगा ना। तो नीचे वाले पार्ट के फैक्टर्स नहीं है, उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। चलो ऊपर से मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो 10 अगर जब आप कॉमन लेंगे तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x यहाँ से बना, माइनस का 15x यहाँ, सॉरी माइनस 15 यहाँ से आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, 5 और 3 कर देते फैक्टर, तो 10 यहाँ पर आया, तो x माइनस का 5, सॉरी x प्लस का 5 और x माइनस ऑफ 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, 5 और 3 किया ना, 5 और माइनस 3 है ना, प्लस 5 तो यहाँ प्लस 5 कर दिया, माइनस 3 कर दिया ना, तो x प्लस 5 और x माइनस 3 यहाँ तक आ गया ना। बात को समझे ना। अब देखो बात यहाँ तक की बात समझिए ना, और नीचे इसका स्क्वायर आ गया। अब देखो सवाल में खास पॉइंट क्या था, इसमें पॉइंट क्या आ रहा है -5 और 3 आ रहा है ना। तो अब देखो मैंने एक जी डैश एक्स का साइन डायग्राम बनाया, अगेन x इज इक्वल टू -5 हमने यहाँ लिखा और x इज इक्वल टू 3 यहाँ लिखा। तो देखो साइन डायग्राम में जब बनाएंगे तो यहाँ से, सॉरी इधर से बनाते हैं प्लस माइनस प्लस, डायग्राम इधर से ड्रॉ करते हैं ना। तो यहाँ से पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करते फिर इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पर कैसा आ रहा है मैक्सिमा आया। अरे गजब की बात, तो -5 पे कैसा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है ना। ठीक है, और इससे पहले वाले अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो, सेम पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा था। मतलब सेम पॉइंट जो था ना, जिसमें मैं थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये काम का पॉइंट था। अरे इसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ रहा है -5 पर आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी -5, अरे सेम पॉइंट पे दोनों का मैक्सिमा आ रहा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरे सवाल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब x इज इक्वल टू -5 यहाँ पुट करते हैं और -5 पे चलो वैल्यू निकालते हैं, तो g ऑफ -5 आपने निकाला, तो -5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का 25 तो यहाँ से बन जाएगा, -25 तो प्लस का 25 यहाँ से बना और प्लस का 10 यहाँ से बना। ठीक है, -5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा 25 यहाँ से बनेगा, -25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 20 यहाँ से बना, यहाँ 50 60 और 3 आ गया है तो ना, मतलब -5 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ओके, तो इसका भैया जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो 3 आया। ठीक है, तो अब बात क्या रही हमारे पास, काम की बात देखो, अब यहीं से आप सवाल में समझ सकते थे
कि ये मान लो कि एफ एक्स है, तो -5 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आ रहा था, 2 आ रहा है एफ एक्स के लिए तो। और जी एक्स की बात करें तो भैया -5 पर सेम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और जैसे ही आपने इतना निकाल दिया ना, सवाल अब हो गया खत्म, सवाल खत्म हो जाता है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, अच्छा दोनों का सेम पॉइंट पे निकालना है, तो भैया इससे ग्रेटेस्ट इससे ग्रेटेस्ट आना है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6 आएगा, जबकि कितना आ रहा है, 5 दे रखा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू से मतलब मेरा लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यू है ना, नहीं तो वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा दोनों से ना। ठीक है, अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ना, अगर मुझे एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर लिखना है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स लिखना है, तो भैया वो कितना आ जाएगा, देखो दोनों का क्या सेम सेम पॉइंट पर आ रहा है ना, तो ठीक है, तो भाई एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आया, सॉरी इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 पावर 2 लिख देंगे, सेम पॉइंट पर आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 3 स्क्वायर कितना 9 आ गया, बताइए ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या एफ एक्स और जी एक्स, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ सकता है, एक तो बी आएगा और एक सी ऑप्शन आएगा, सिर्फ दो ऑप्शन ही सही होंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको भी ये सवाल ढंग से समझ में आ गया होगा। इस सवाल के अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हो रहा है एट द सेम पॉइंट अगर हो रहा है, ओवरऑल का जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो एट द सेम पॉइंट पर ही आएगा। समझ गए पॉइंट को? आई होप आप मेरी बात को अच्छे ढंग से क्लियर हो गई आपको बात। नाउ बच्चों आगे बढ़े फिर, है ना, चलो तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्लियर हुआ, बहुत टाइम लगा इसमें ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। नाउ आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ना, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करते हैं इसका देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना। ट्रिक मतलब क्या है कि ट्रिक तो नहीं, तरीका ही है, कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक मेथड में जनरली फॉलो करता हूं, पहले आप वही फॉलो करो ना, वो इसकी प्रॉब्लम के लिए ही है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ही है ना। बाकी और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लेंथी हो जाता है फिर वीडियो। लेट जेड हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड आपको पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, मतलब मॉड जेड पूछा हुआ, सीधी सी बात है, मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन मतलब मॉड जेड के बारे में पूछा गया है, अगेन मॉड जेड पूछा गया है, अगेन मॉड जेड पूछा हुआ, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है। अब आप पॉइंट समझो ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्व करने का क्या अप्रोच आपके पास में होना चाहिए, आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओ हमेशा। मान लो Z1 माइनस Z2 है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, इसका मॉड आएगा। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, हाँ ये फॉर्मूला होता है। पहली बात तो देखो बच्चों के कहने बच्चे इतने अच्छे होते हैं ना कि उनको एक फॉर्मूला ही नहीं पता होता, तो जिनको एक फॉर्मूला नहीं पता और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, दत्त तेरी की कहां सॉल्व होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पता मतलब ये रिजल्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला मतलब ये रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट से पता होना चाहिए आप लोगों को। सेम प्लस के लिए भी होता है ना। अब मैंने क्या करना है इसके बारे में बात करनी है, तो z माइनस 25 अपॉन जेड। अच्छा देखो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं ना, तरीका बताऊंगा ना, बहुत ध्यान समझना, आसान प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है। प्लस साइन, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ आएगा ना ऐसे, मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 25 अपॉन मॉड ऑफ Z, है ना, ये आ गया। ठीक बात ना। अब जब इस यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ 25 का मॉड तो खैर वही हो जाएगा ना, 25 अपॉन में मॉड Z, और यहाँ मॉड लगा दिया, तो बहुत ध्यान से मैंने फॉर्मूला लगाया है ना। नाउ इसका वैल्यू कितना गिवन है, 24 गिवन है, तो 24 तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z प्लस साइन 25 अपॉन में मॉड ऑफ Z आया, ये आ गया ना, बात को समझे। और यहाँ कितना आया हमारे पास, मॉड ऑफ Z माइनस 25 मॉड ऑफ Z, यहां से आया, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आप लिखोगे ना। उसके बाद में अब आप देखो बात को समझिए। अब क्या करना है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं दो पार्ट में ब्रेक करके, कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि मॉड ऑफ Z प्लस 25 अपॉन मॉड ऑफ Z,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। एंड यहां से जब सॉल्व कराएंगे तो मॉड ऑफ जेड 25 मॉड ऑफ जेड और उसका मॉड कैसा होना चाहिए, 24 से छोटा होना चाहिए। ये दो बातें हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं, देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 24 मॉड जेड, एलसीएम लिया और प्लस का 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ रहा है। इसको आप सॉल्व मत करो ना, हर प्रॉब्लम में सॉल्व मत करो ना, कारण बताता हूं क्यों, कारण बताएंगे क्यों और ये बताएंगे थोड़ा बाद में। अब आप हमेशा इसको सॉल्व करो, आंसर हमारे पास यहीं से आ जाता है। इसको जब सॉल्व कराएंगे तो मॉड को जब मैं हटाऊंगा तो ये रियल नंबर का मॉड है, तो भैया 24 से छोटा होगा और ये होगा -24 से बड़ा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। अब देखो फिर से ये ऊपर जैसी इनक्वालिटी बनी तो दो पार्ट में ले जाकर के सॉल्व करोगे आप लोग, तो दो पार्ट में जब ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 24 जेड मॉड ऑफ जेड लिखेंगे और माइनस ऑफ 25 यहाँ लिखा और दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, इसको चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो फैक्टर आ रहा है 25 को जो दो पार्ट में ब्रेक करना है, सेपरेट करने पर 24 आना चाहिए। 25 और -25 और +1, तो -25 और +1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो सॉल्व करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कराओ ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड मारेंगे तो ये तो डिवाइड कर सकते हैं, इनक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ जेड कैसा आ जाएगा, 25 से छोटा होगा, ये बात आई है ना। ना मॉड ऑफ जेड, इसको तो हमने सॉल्व किया ही, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस यहां से आएगा तो इसको इधर ले आए तो प्लस का 24 मॉड ऑफ जेड यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 25 यहाँ लिखा, इसको इधर साइड ले गए। ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब 25 को ब्रेक करने पे कितना आना चाहिए, 24 और 24 आना चाहिए सबट्रैक्ट करने पर। कैसे ब्रेक करोगे, तो हमारे पास में प्लस का 24 आना चाहिए, तो 25 और -1, तो हमारे पास में कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड प्लस का 25 लिखा और माइनस का 1 लिखा। ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो डिवाइड मारेंगे तो हट जाएगा ना, मॉड जेड ऑलवेज कैसा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से तो क्या बात समझ में, मॉड जेड 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि मॉड जेड 25 के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए, ये बात बोली है ना। अब सवाल को, पॉइंट को समझो ना, जो अब मैं सवाल आपको बताने वाला हूं, मैंने जो कहने वाला था ना, एक सेकेंड, इसको मैं फिर से लिखता हूं ना थोड़ा सा, बस तो सही था। अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करें, है ना, यहीं से समझो ना। अब देखो आपके पास में जो वैल्यू जा रही है ना, मॉड जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है ना। देखो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया आपने, तो भैया मॉड जेड कितना आ जाएगा, 1 और 25 के बीच में आएगा। एक तो आप पहले ये काम करोगे, दूसरा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कुछ मॉड जेड में कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, फिर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को ना, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। बट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि मॉड जेड का वैल्यू देखो 1 के इक्वल पुट कराओ, 1 से बड़ा वैल्यू पुट कराओ, तो भैया ये तो हमेशा कैसा बनेगा, ये हमेशा 24 से बड़ा ही नंबर बनेगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब 25 से छोटा वैल्यू ले आ जाए, 25 से अगर छोटा वैल्यू लिया जाए तो मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 24 ले लिया, तो 24 में आप ये कुछ जोड़ ही रहे हो, तो भैया ये वाला नंबर 24 से बड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जाएगा ना हमेशा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो नंबर है, मतलब मॉड जेड के हर एक वैल्यू के लिए 24 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ही बड़ा आएगा। मान लो आपने थोड़ी देर के लिए मॉड जेड का वैल्यू 10 ले लो, 10 यहां से ले लिया, ठीक है ना, मॉड जेड का वैल्यू हमने 10 ले लिया, तो 10 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 10 तो यहाँ पर आ गया, और 10 अगर हमने यहाँ पुट कराया तो ये कितना बन जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आया ना। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मॉड जेड यहाँ से आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो 25 यहाँ पर लिखा, वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 और 25 के बीच में ना। हाँ ठीक है, फैक्टर से आ जाएंगे 25 और 5 है ना।
1 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। नहीं तो आप समझो ना, फिर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम को, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएगी। एक सेकेंड, कैसे करते हैं अल्टर, अरे यार ओ, एक सेकेंड, ठीक है एक काम करते हैं ना, इसको तरीके से समझाते हैं ना, एकदम प्रॉपर तरीके से समझिए आप लोगों को ना, कि इसको हटाया हमने, यहाँ से कुछ ऐसे लिखा। अब देखो आप पहले क्या इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कराएंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा -24, मॉड ऑफ जेड यहाँ से आ गया, और प्लस का 25 यहाँ से आ गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझो ना। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसका एक और पॉइंट समझो, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे कराएंगे, बहुत आसान है। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 144 तो हमने जोड़ दिया, 144 हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं लिखूं, भैया ये तो अपना क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जेड -12 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 144 है ना, यहाँ से जब अपन जाएंगे तो 144 माइनस ऑफ 25 हमने यहाँ कर दिया ना। तो 144 में से हमारे पास 25 अगर सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 140 में से 20 गए तो 49, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 यहाँ पर बना, तो 1 यहाँ से आ जाएगा 119 है ना। तो 119 आ गया ना, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, अब देखो 119 है ना, नंबर थोड़े से सही नहीं आए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस वाले पार्ट को तो नीचे करते हैं और पॉइंट को समझिए ना। आंसर में मॉड ऑफ जेड -12 हमने यहाँ लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लिखूंगा तो मैं, तो मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, इसका मॉड ले लिया ना, तो 119 का अंडर रूट हमने ले लिया। ठीक है ना, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। अब क्या लिखा है, मॉड ऑफ जेड -12 इससे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ जेड -12 लेस देन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 119 आएगा, या फिर मॉड ऑफ जेड -12 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 119, ये होगा। तो मॉड ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो भैया 12 माइनस ऑफ, सॉरी 12 लेस देन इक्वल टू 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 119 हमने यहाँ लिखा, या फिर मॉड ऑफ जेड कितना आना चाहिए, 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 119, कुछ ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात को समझे, तो ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो भैया एक तो 1 आ रहा है, एक 25 आया नंबर है ना। अब देखो 12 प्लस ना अंडर रूट ऑफ 119 की बात करें तो भैया 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 आता है ना, 11 121, मतलब ये तो कितना लिखा हुआ 33, सॉरी 23 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ, मतलब 11 पॉइंट समथिंग लिखा होगा। 11 का स्क्वायर कितना था 1, ये तो 10 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है ना, तो इसको जोड़ा तो 22 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ, मतलब यहाँ कहीं नंबर लिखा हुआ है। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये वाला नंबर यहाँ कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग है, तो 12 में से अगर 10 पॉइंट समथिंग सेपरेट कराएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आएगा, तो वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, 12 माइनस ऑफ ये यहाँ कहीं आया है। पहली वाली इनक्वालिटी कहता है कि भाई इस इंटरवल में होना चाहिए, दूसरा वाला कहता है नहीं भैया ये वो यहाँ होना चाहिए या फिर इस रीजन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों की बात मानेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो ये आ गया ना, ये आ गया। अब क्या देखो ओवरऑल की बात करें तो भाई ये मिनिमम रहा और ये मैक्सिमम रहा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई 1 आया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 25 आया, तो ये आंसर आएगा ना, 1 एंड 25 आंसर आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो पांचवे का ये आंसर आएगा बी और सी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना। ठीक है बच्चों ना, आप लोग मेरी बात समझ गए ना ना। और हमेशा क्या है ना, आंसर उसी वाले पार्ट से आता है ना। चलो यही बात मैं आपको फोकस करना चाह रहा था। आंसर चेक करते हैं एक बार, बी और सी है ना, छठवें का आंसर दिया नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। बी और सी सही आंसर आ रहा है। अच्छा मैक्सिमम आंसर हमेशा यहीं से आता है ना, इसी इंटरवल से आता है, इस बात को आप ध्यान रखिए ना। चलो ठीक है ना, अब आप पॉइंट समझो अगला प्रॉब्लम। अच्छा देखो इस प्रॉब्लम को लेने के पीछे कुछ लॉजिक था। एक लॉजिक तो ये था कि पहले तो ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, मैं लेना ही नहीं चाह रहा था। ठीक है, बट मुझे लगा कि यार नहीं, बच्चों को ना एक अलग मेथड सिखाना चाहिए।
तो इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिया है। अब अलग मेथड क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, है ना, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से ना। आपको क्या करना है, इमेज ऑफ दिस कर्व निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इसी वाले कंसेप्ट को आपको सिखाना था, कंसेप्ट सिखाना था। मान लो कोई एक कर्व है, ये कर्व है, इसका आपको इमेज लिखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ये कुछ ऐसे इमेज आ जाएगा इसका, ये आ गया ना, ठीक है। मान लो कि ये कर्व y बराबर एफ एक्स है, इसका इमेज हमारे पास में ये आ गया y बराबर जी एक्स, ठीक, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। लाइन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, या फिर अभी के हिसाब से बोल रहे तो 2x माइनस वाई बराबर 0, ये लाइन दे रखा है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इमेज का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने कोई पॉइंट यहां लिया x, y लिया, अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, बहुत ध्यान समझना ना, बढ़िया तरीका सिखाएंगे आपको, बढ़ती बढ़िया तरीका। अल्फा कोमा बीटा हमने यहां ले रखा है, अल्फा कोमा बीटा का मान लेते हैं कि इमेज क्या आ रहा है, मान लेते हैं एच कोमा के इमेज है, ठीक है, ये इमेज आया। अब एक पॉइंट समझो, जैसे जैसे अल्फा बीटा चलता जाएगा वैसे वैसे एच कोमा के चलता जाएगा, तो एच कोमा के का पाथ निकल आएगा, मतलब एच कोमा के में एक कंडीशन चाहिए, ठीक बात है। अब आपको इमेज निकालना है, तो अब देखो आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को ना, जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। कुछ कुछ बातें और समझ लो आप लोग पहले। मान लो कि ये पॉइंट है x1 y1, इसका इमेज लिखा विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन क्या, x2 y2, ये इमेज है, ठीक है। तो क्या रिलेशन आता है, एक रिलेशन आप लोग ये जानते हैं कि x2 माइनस x1 अपॉन में ए कहां से आया, ये लाइन के रेस्पेक्ट में आया है ना, और फिर y2 माइनस y1 अपॉन में b, ये इमेज आ रहा था ना, तो वहीं सेपरेट किया आपने, x1 y1 इमेज आए थे तो यहीं सेपरेट किया आपने ना, माइनस ऑफ, फिर आपने ये करेंगे 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। x1 y1, इस पॉइंट को हमने लाइन पुट करना, इसको इस लाइन में पुट कर देगा, इस पॉइंट का इमेज निकालना था, कितना आ जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस का c अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ये रिजल्ट आता है ना। अब इन दोनों को समरी करते हुए ना, अब आप मेरा कंसेप्ट समझो ना, अब मैं उल्टा तरीका समझाऊंगा ना, बहुत ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। इमेज फाइंड आउट करना है, तो मैंने यह किया, उल्टा चलते हैं, अल्फा कोमा बीटा का इमेज क्या आ रहा है, एच कोमा के आ रहा है, आ रहा है, सही बात है, अल्फा कोमा बीटा का ये इमेज आया। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं एच कोमा के का इमेज क्या आएगा, अल्फा कोमा बीटा, हाँ बोला जा सकता है। और आपको क्या चाहिए, एच कोमा के में एक कंडीशन निकालनी है, तो मैं एक काम करूं कि एच कोमा के का इमेज अल्फा कोमा बीटा आ गया, अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच कोमा के निकाल दे और बीटा का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एच कोमा के निकाल दे। अल्फा बीटा इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास में अल्फा और बीटा को जब यहां पुट करेंगे तो एच और के में एक कंडीशन आ जाएगी। समझ गए क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या बोला, स्टेप 1, दो ही स्टेप का प्रॉब्लम होता है, एच कोमा के का इमेज अल्फा कोमा बीटा होगा, तो आपने पहले तो क्या लिखा, अल्फा माइनस एच अपॉन में लाइन से एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, बीटा माइनस के अपॉन में हमने क्या लिखा, लाइन से बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोफिशिएंट, यह माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ एच और के। अब एच और के को इस लाइन में पुट कर दिया है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2h माइनस ऑफ के अपॉन में कितना आ गया, 5 आया, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखो अल्फा का अगर मैं वैल्यू यहां से कैलकुलेट करता हूं, अल्फा इक्वल टू कितना जाए, एच तो यहां से आ गया, इसको इधर ले गए ना, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 4/5 आया, और 2h माइनस ऑफ के आया, बहुत ध्यान समझना, अल्फा ये आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं ना, देखो यहाँ से कितना जाएगा, 5h यहाँ से आएगा, माइनस का 8h यहाँ से आ गया, तो माइनस ऑफ 3h तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 4k यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये आ गया, अल्फा ही आया। बीटा की बात करें ना, तो बीटा अगर मैं निकालूं तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के प्लस, तो यहाँ लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में, और ये आ जाएगा 2/5 और 2h माइनस ऑफ के, 5 के यहाँ से आया, प्लस का माइनस का 2 के यहाँ से आया, तो कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आ गया, 3 के यहाँ से आया, प्लस का 4h यहाँ से अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ गया।
तो अल्फा बीटा हमारे पास में ये आ गया। तो पहला काम तो देखो आपको यही करना चाहिए था, अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ एच और के निकालो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बात समझ गए ना। अब ये कर्व हमारे पास में कौन सा, एक्स वाई इक्वल टू 1, इसका इमेज आपको निकालना था ना। तो अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा बराबर 1 आ गया। तो ठीक है, अब आप बात समझ गए कि अल्फा का वैल्यू, अल्फा बीटा बराबर 1 आ रहा है। तो अल्फा बीटा बराबर 1 आया, तो अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच डाल देते हैं, तो माइनस का 3h प्लस का 4k अपॉन में 5। बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच के डाल देते हैं, तो 3h प्लस का 4k अपॉन में 5 दैट इक्वल्स टू 1। ना इसको एक ही लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर के टर्म लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 12h स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स वाई की टर्म लिखते हैं तो माइनस को 3 के मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9h के और प्लस का 16h के कितना आ जाएगा, प्लस का 7h के आ जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर की टर्म अगर मैं लिखूं तो प्लस का 12k स्क्वायर आया, ये आएगा ऊपर तो टर्म ना, और यहां से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं, h को x और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, और साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12x स्क्वायर तो यहां से लिखा, माइनस का 7xy लिखा, माइनस ऑफ 12y स्क्वायर यहां से लिखा, माइनस का 25 आ जाएगा अपना। ये अपना आंसर आ रहा है ना, दिस इज द इमेज ऑफ दैट पॉइंट। उसने क्या बोला है, इमेज ये आ रहा है ना, प्लस का t ले रखा है ना, और प्लस का 12x स्क्वायर एक को फिक्स कर रखा है ना, ये 12x स्क्वायर यहाँ आ रहा है ना। तो ठीक है, अब देखो हमारे पास कर्व की अगर मैं बात करूं तो आंसर अब बड़ा आसान हो जाएगा ना। तो कर्व बन रहा है हमारे पास 12x स्क्वायर, एक कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, माइनस 7xy माइनस का 12y माइनस का 7xy माइनस ऑफ 12y स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया, 25 बराबर 0। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इमेज निकालना सीख गए? तो इस तरह से अगर इमेज निकालते ना, बहुत ही जल्दी से इमेज निकाल लेते हैं और कहीं भी हमें कोई समस्या नहीं जाती। प्लस 25 है ना, सही है। अब देखो आपको करना क्या है, कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करेंगे तो भैया आर का वैल्यू तो कितना आ रहा है, -7 आया, एस का वैल्यू कितना आया, -12 आया, ठीक है, और टी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 25 आया। ठीक है, तो देखो आर का वैल्यू 1 है, एस का वैल्यू, ये तो गलत हो गया, आर का वैल्यू -7 है, एस का वैल्यू -12 है, टी का वैल्यू 25 है, ये सही है। आर एस टी का वैल्यू के बारे में बात करें तो ये नहीं बैठेगा, आर एस टी की वैल्यू तो ये नहीं आ रही, आर प्लस एस -19 आ रहा है, हाँ ये भी सही है, दोनों सही है, सी और डी है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका, सी और डी आएगा ना, इसका आंसर दे नहीं रखा था मैं, अभी क्या है कि इसको चेंज भी कर दूंगा ताकि आगे बच्चों के लिए दिक्कत ना जाए, है ना। इसका आंसर में यहाँ आएगा सी और यहाँ आएगा डी। तो फंडामेंटल फाइल है ना, सोर्स फाइल, उसको चेंज कर लेंगे ना। ओके बच्चों, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सीख लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक की सारी बात सीख गए और सभी प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सीखा ना, और सभी प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ खास बात रहती है। ओके है ना, नाउ तो स्टार्ट करें अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द सीरीज निकालना है, सीरीज का सम निकालो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक है तो पहले एन टर्म्स तक का सम निकाल देंगे, बाद में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। ये बात समझ में आती है, इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आएगा। अब देखो सीरीज का सम निकालना है तो √2 हर जगह दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 11 दे रखा है। क्या इनमें कुछ खास बात है, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। अरे तो अगर सीरीज का मुझे एनएट टर्म लिख लेता हूं मैं, पहला काम तो मैंने क्या किया। अब देखो सीरीज का एनएट टर्म लिखने से पहले, भाई सीरीज का सम निकालना है तो पहले सीरीज का एनएट टर्म लिखेंगे, है ना, वो सारी बातें पता है आप लोगों को ना। तो एनएट टर्म में लिखता हूँ ना, पहले तो मैं इसका ही एनएट टर्म लिखते हैं। तो भाई हमने क्या किया, एस बराबर लिखा, तो 2 + 4 + 7 + 11, और आपको पता है कि इसका एनएट टर्म कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं इसका एनएट टर्म tn है, तो सीरीज को फिर से लिखा 2 + 4 + 7 डॉट डॉट, यहां से आएगा ये वाला टर्म अपना यहाँ चला जाएगा, प्लस में tn यहाँ आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से 0 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, डॉट डॉट चलते जाएंगे और यहाँ तक हम लिखते हैं n टर्म्स आएंगी टोटल, और यहाँ -tn आएगा, tn को इस साइड ले गए तो tn इज इक्वल टू, ये n टर्म्स हैं, इसी ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n-1 टर्म्स, तो यहाँ से एक 1 हटा देता हूँ, तो 1 को 1 + 1 लिख देते हैं ना 2 को। अब ये n टर्म्स बन गए ना, इनको ले लेते हैं n टर्म्स, तो n टर्म्स आए तो इनका सम कितना आ जाएगा, n × n + 1/2 आ गया।
अच्छा, इस सीरीज का अगर मैं सम लिखूं तो भैया ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का टू, यहां से यार अपॉन में कितना आ गया, टू आ गया। एन एट टर्म तो ये आया, बट मुझे तो क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो इस सीरीज का सम निकालना है तो भैया इस सीरीज का एन एट टर्म लिखेंगे। मान लो इसको टी डैश नाम दे दो ना, टी डैश ना, इसका एन एट टर्म लिखते हैं टी एन। अब ये कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स हमने लिखा। एन एट टर्म अगर मैं लिखूं तो एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का टू, ठीक है, और यहां से कितना लिखा हुआ, रूट टू, और यहां से कितना लिखा हुआ, टू, ठीक है। कॉट इनवर्स में ये आ गया। अब देखो, पहले तो हम जब सीरीज को सॉल्व करते हैं तो पहले से आप टेन इनवर्स में बनाओगे और फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लॉजिक है। तो टू तो चलो ऊपर गया, ठीक है, बात को भी समझ लेंगे, ओके है ना। यहां तक है ना, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, तो यहां से आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस का टू हमने यहां लिखा, और रूट टू हमारे पास यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, रूट टू से ऊपर चलो डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू आया। क्या कुछ बात बनेगी क्या ना, चलो ऊपर वन अपॉन रूट टू लिखा हमने, ठीक है। यहाँ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू आ जाएगा ना, या टू बाई रूट टू ही रहने देते हैं अभी तो। यहां से चलो मैंने टू कॉमन ले लिया, तो टू का अगर कॉमन ले लिया तो भैया यहाँ तो कितना बचेगा, वन बचेगा। टू अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एन इंटू एन प्लस वन, और अपॉन में टू आ गया। और टू अगर जब कॉमन ले लेंगे तो भैया यहाँ टू जैसे आया तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। कहने वाली बात ये है, अल्टीमेटली बात ये है कि आप बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ वन अपॉन रूट टू बना, ठीक है, यहाँ वन प्लस बना, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन अपॉन रूट टू और एन प्लस वन अपॉन रूट टू। कैन बी राइट दिस, या वी कैन राइट। और इस वाले पार्ट को अगर देखें तो आई कैन राइट एन प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस ऑफ एन बाई रूट टू, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस बात को समझूं कि टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एन बाई रूट टू, हमने ये लिखा, ये आ गया हमारे पास एन एट टर्म, ठीक है। तो ये आना चाहिए मेनली तो ना, एन एट टर्म कैसा आ गया, डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स आ गया, देन आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या कराएंगे, टी एन इक्वल टू इतना आया, तो अब मुझे क्या करना है, टी वन टी टू से इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो एक काम करते हैं, एन बराबर वन पुट करते हैं, तो टी वन हमने पुट किया, तो एन बराबर जब वन पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, टू बाई रूट टू, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू, यहां से आएगा। एन बराबर टू पुट कराएंगे तो टेन इनवर्स ऑफ ये बनेगा थ्री बाई रूट टू, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ये बनेगा टू बाई रूट टू, ठीक है। चलते जाएंगे, एन बराबर एन पुट कराएंगे तो टेन इनवर्स ऑफ एन, एन प्लस वन अपॉन रूट टू, तो यहां से आया माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एन बाई रूट टू, यहां से आ जाएगा। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म यहां से कैंसिल हो गया। मतलब फाइनली जब सम आया, सबका जब सम किया आपने, एस एन बराबर कितना आ जाएगा, चलो है ना, सम करेंगे तो यहाँ तो एस एन आ जाएगा। अब देखो, एक टर्म तो हमारे पास ये बच गया, एन प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस ऑफ, यहाँ से क्या टर्म बचा हमारे पास, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। अरे टेन इनवर्स वन अपॉन रूट टू का वैल्यू कितना आता है बच्चों, पाई बाई फोर, बहुत ही बढ़िया है ना, गधा भैया। वो तो साइन में होता है, साइन कॉस में होता है ना वन अपॉन रूट टू, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगा ना, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। चलो ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया था। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो भैया कितना आ जाएगा, ये पाई बाई टू बनेगा। तो फाइनली अगर मतलब लिमिट ऑफ एन टेंस टू अगर मैं इन्फिनिटी ले लूं एस एन, तो ये बनेगा पाई बाई टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू आया। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। पूछना क्या चाह रहा था, इज इक्वल टू टेन इनवर्स के, ओके। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स ऑफ रूट टू लिख सकते हैं, ऐसा लिख ही सकते हैं। हाँ, तो भैया एक टेन इनवर्स ऑफ ऐसा कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू, तो के का वैल्यू कितना आएगा, रूट टू आएगा ना, अभी के हिसाब से शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, या रूट टू के होना चाहिए शायद, है ना। आंसर देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7 का क्या आंसर दिया है, सही है वैसे आंसर, है ना, अपना तरीका तो सही है।
आंसर भी सही आएगा, मतलब वो पूछा कुछ अलग तरीके से था। के का वैल्यू रूट टू, अच्छा 1.41, कोई दिक्कत नहीं ना, सही है ना। के का वैल्यू रूट टू, उसने ऐसे ही पूछ लिया ना। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो कुछ भी आंसर दे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट टू आ रहा है, सही है ना। के बराबर रूट टू आ गया, और के बराबर रूट टू आया तो रूट टू का वैल्यू आता है 1.14 या 141, ऐसा कुछ आ गया। चलो बच्चों ना, ठीक है ना, ज्यादा की बात आपको क्लियर हुई ना। अच्छा, ये वाली सीरीज को भी सॉल्व करके मजा आ गया होगा ना, अच्छा सीरीज था, आसान था, बढ़िया था ना। नाउ अब हम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ना बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, आई लाइक दिस प्रॉब्लम। अच्छा देखो, हमेशा ना कभी भी 3D की प्रॉब्लम्स आपको दी हुई रहती हैं, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 3D में कोशिश करो, अगर आप रफ डायग्राम बना सकते हैं ना, हमेशा रफ डायग्राम बनाना चाहिए। 3D नहीं, पूरी मैथ्स में अगर प्रॉब्लम में जहां डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो रफ डायग्राम जरूर बनाया करो। ना तो क्या देखा क्वेश्चन नंबर 8 में, लेट ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस passes through the point 3, 4, a intersect the plane at point q। इस पॉइंट क्यू पर प्लेन पे से इंटरसेक्ट कर रहा है, वेयर एक ऐसा रियल नंबर है, द लीस्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज p अपॉन q है, देन p एंड q आर को प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखो पहले तो बात समझो कि मान लेते हैं कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कुछ ऐसे मान लेते हैं ना, x एक्सिस, y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस, ठीक है ना। आई क्या बोला है, ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, a। मान लो जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, कहां से पास कर रहा है, 3, 4, a से पास कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट द प्लेन, ये किसी प्लेन को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर किसी प्लेन ऐसे जाके इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा 3, 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और मान लेते हैं कि ऊपर जा रहे हैं ना, ए से आप मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इसे लैम्डा मान लिया, भाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही जाएगा इसी लाइन पे जब चलेंगे, तो ऊपर हमने क्या है वाई कोऑर्डिनेट से लैम्डा ले लिया ना, कुछ आ रहा होगा, सॉरी वाई नहीं, जेड कोऑर्डिनेट लैम्डा ले लिया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हमने। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है कि अगर इंटरसेक्ट द प्लेन, ये प्लेन थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बना लो ना, मैंने ऐसे बना रखा है, तो बस वो याद रख, क्यू यहाँ पर पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है ना। इन बातों को बड़ा ध्यान समझा। पॉइंट क्यू कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराया, तो पॉइंट क्यू प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। अब समझो, x की जगह तो हमने 3 पुट कर दिया, y की जगह 4 पुट कर दिया, तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z की जगह हमने लैम्डा पुट कर दिया, बराबर कितना है, a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अगर मैं यहाँ से अगर बात समझे तो देखो -5 तो यहाँ से आगे इधर जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 2 लैम्डा का वैल्यू a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 6 आया। मतलब अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूं तो a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 6/2 आया, दिस इज लैम्डा आया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतना आया है ना, बात सब समझिए ना ध्यान से। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ना, बहुत ध्यान समझो। एरिया ऑफ द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। अच्छा, मैं ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। तो अब क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, यही लिखेंगे ना। अब देखो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, यहां से हमने ज्वाइन किया इसको और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल आया। अब देखो पॉइंट को समझो ना, बेस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से आप सेपरेट कराएंगे तो z1 माइनस z2 ये आ गया ना, लैम्डा माइनस ए आ गया ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेस लेंथ निकाला, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस ए मान लेते हैं ऐसे प्लस करके ना। अब देखो लैम्डा माइनस ए निकालते हैं ना, चलो ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो लैम्डा माइनस ए आया है, लैम्डा हमारे पास में ये है, और माइनस ए और कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, चलो मैंने यहां लिख लिया है ना। तो a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 6/2 किया और माइनस ऑफ a किया, दिस इज द लैम्डा माइनस ए आया, ये तो बेस लेंथ आ गया। अच्छा, अब हाइट की बात की जाए तो हाइट क्या होगा भाई, इस पॉइंट का इस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
और ये कितना आएगा आपके पास, ये तो 5 आ जाएगा ना। कैसे भैया, क्योंकि ये लेंथ 3 है और ये अपना 4 गया है ना, तो इस वाले पॉइंट का भाई जेड एक्स, इस लाइन का जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, 5 ही आएगा ना। जैसे अगर आप समझें बात को कि यहाँ से ये लेंथ अगर मैं निकालूं तो ये लेंथ 5 आएगा, क्योंकि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 5 है, तो भैया ये लेंथ ये 3 4 और पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। ठीक है, चलो मैं समझ गए होंगे आप लोग। इस पॉइंट का जेड एक्सिस से मतलब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है ना 5 आएगा। चलो ठीक है ना, समझा पाए आप लोगों को ना बात को, आप समझ गए होंगे। नहीं कुछ दिक्कत अगर जा रही है तो भैया ध्यान से उसको फिर से पढ़ो और समझो। ए स्क्वायर प्लस का 2a यहां से लिखा हमने और प्लस का 6 और इनटू में 5 लिखा। क्या सब कुछ सही कर रहे हैं? हाँ, x का वैल्यू हमने 3 डाल दिया, y का वैल्यू 4 डाल दिया, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। अब देखो पॉइंट भी क्लियर हो गया ना। हाँ, अब इसका एरिया तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, हाफ तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, चलो मोड वोड भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये तो a+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 5, ठीक है, और यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो भाई ये वाला जो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन है 5 के इक्वल होगा या 5 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल की अगर बात करें तो जो एरिया आएगा वो ओवरऑल एरिया कितना आएगा हमारे पास में 25 अपॉन, सॉरी यहाँ पर बाई 2 और था ना, एक बाई 2, यहाँ बाई 2 बनेगा, यहाँ बाई 2 तो यहाँ 4 बन जाएगा, तो 25/4 के इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा एरिया, है ना। तो मिनिमम एरिया कितना आएगा 25/4 आएगा। P प्लस क्यू निकालना है 29 आएगा आंसर, तो P प्लस क्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 29। दिस इज फाइनल आंसर। क्या बच्चों आपको बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना है 29 आ रहा है, तो इसका 8th का आंसर 29 सही है एकदम ना। ठीक है ना, देखो आपने अगर डायग्राम बना के अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा ना तो आपको लगा होगा यार ये बहुत आसान प्रॉब्लम थी, बहुत ही आसान है ना, जबकि प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन देखने के बाद तो हर चीज आसानी लगती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 चलते हैं, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड, है ना, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब देखो बहुत ही ध्यान समझना भाई, इस प्रॉब्लम को अगर मैं लिखूं तो इसको देखो ध्यान से देखें, 2 पावर है ना, पहले तो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 पावर 3x लिख देता हूं, 2 पावर क्यू मैंने यहाँ लिखा और x लिखा, इसको मैं 3 पावर 3 लिखूंगा और x लिखा, अपॉन में हमने यहाँ पे लिखा। इसको 2 और 3 में से ब्रेक करते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर में x, यहाँ से सॉल्यूशंस लिख रहे हैं तो 9 इंटू 2 की है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 9 नहीं ना, 2 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे कर दिया, x यहाँ पर लिखा, दैट इक्वल टू कितना है 7/x है ना। लेट मैं अभी काम करता हूँ, 2 पावर x को तो मान लेते हैं a और 3 पावर x को मान लेता हूँ b, ताकि मतलब वेरिएबल्स थोड़े से आसान से हो जाए। 2 पावर x, तो अब ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला पार्ट तो लिखा हुआ a क्यूब, ये लिखा हुआ है b क्यूब, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो ये लिखा हुआ है a, 2 पावर x को a मान लिया तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। इसको अगर देखें तो ये a लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 7/6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर से अगर देखें तो a प्लस बी, तो यहाँ से क्यूबी जब लिखेंगे तो a प्लस बी यहाँ से लिखेंगे, फिर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ से अगर देखें तो ए बी यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस भी बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, ऊपर से माइनस का ए बी बचा, प्लस का बी स्क्वायर बचा, नीचे से क्या बचा a इंटू बी बचा, और यहाँ 7/6 आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके अब यहां लिखते हैं, तो 6a स्क्वायर लिखा, एक ही साथ सिंप्लीफाई करते हैं ना, यहां से बनेगा 7 का ए बी, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 8ab आ जाएगा, और यहां से बनेगा हमारे पास में 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? हाँ फैक्टर हो सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना रहा 36 आया, तो हमें क्या चाहिए, ऐड करने पर 8 चाहिए, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 और माइनस के भी ना, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करने पर 8 आ जाए,
6a² 6b², ठीक है। 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, तो चलो यहाँ से लिख दिया है ना, 12 × 36, 9 × 4, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं ना कैलकुलेशंस में। यहाँ से देखो ये बनेगा माइनस का 6ab और ये 7 का ab, तो माइनस का 13ab बनेगा। तभी कह रहे थे यार ये तो हो जाना चाहिए था, ये प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है। माइनस 13ab बन रहा है। अब देखो हाँ 36 आ रहा है तो 9 and 4 बनेगा, तो 9 and 4 बना तो फैक्टर क्या आएगा, 6a², तो यहाँ से लिखा माइनस का 9ab माइनस का 4ab प्लस का 6b² बराबर 0 आया। अब देखो यहाँ से अगर हम क्या कराएंगे, 3a कॉमन ले लेते हैं, 3a यहाँ से कॉमन लिया तो भैया यहाँ से तो कितना बचा 2a, 3a जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3b बचा, माइनस ऑफ 2ab यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2b यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ b यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया 2a माइनस ऑफ 2b, तो 3b यहाँ से आया बराबर में 0 आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर कितना आ गया 2a माइनस ऑफ 3b और 3a माइनस ऑफ 2b बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर मतलब यहाँ तक का सिंप्लीफाई करने पर ये आया। अब देखो बात को समझे, तो भैया यहाँ से कितना आ गया, तो 2a बराबर कितना आएगा 3b आएगा, या फिर 3a बराबर कितना आएगा 2b। अब a का वैल्यू पुट करते हैं 2 पावर x, तो ये तो 2 पावर ऑफ x प्लस 1, 3 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू कितना आ रहा है 3 पावर x आ रहा है, तो ये तो है 3 पावर ऑफ x प्लस 1 आ गया। एक तो ये आ गया 3, तो यहाँ लिखा हुआ है a का वैल्यू कितना आ रहा है 2 पावर x, 2 इंटू b का वैल्यू कितना आ रहा है 3 पावर x आ रहा है, तो यहाँ से कितना बनेगा 2 पावर ऑफ x माइनस 1 बराबर 3 पावर ऑफ x माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों को बराबर जाना है, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, तो बराबर तो होंगे, तो मतलब ऐसे कुछ नहीं ना, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, या तो x इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना, मतलब ये दोनों 0 0 हो जाए तो 2 पावर 0 3 पावर 0 1 1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा x का वैल्यू -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट 0 0 हो जाए तो 2 पावर 0 1 आएगा, 3 पावर 0 1 आएगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा और एक -1 आएगा। दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो क्या आंसर आएगा इसका, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x कितना आएगा, आंसर इज 2, है ना, सही है इसका आंसर। हाँ ध्यान है अच्छे ढंग से ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी ना मुझे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लगा, मतलब लाजवाब प्रॉब्लम है, लाजवाब। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, सॉल्व करना बहुत आसान है इसको। अल्टीमेट प्रॉब्लम है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x व्हिच आर सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो सवाल में ना कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां बहुत करते हैं बच्चे ना। इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं, जो आपको कंसेप्ट पता होगा तो भाई आसानी से कर सकते हैं ना। अब मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, यहाँ मोड आ रहा है, यहाँ एक मोड आ रहा है, यहाँ एक मोड है, यहाँ 2 मोड है, अच्छा यहाँ डिफरेंस में आ रहा है, अरे डिफरेंस में आ रहा है ना बेटा, कभी भी अगर इधर डिफरेंस अगर कभी हो रहा है ना तो इसको एक सेम साइड ले जाया करो, हमेशा प्लस बनाओ। क्यों बनाओ प्लस सर जी, ये बताओ, बात बताता हूं बेटा, बात को बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ तो हमने ऐसे लिखा 7 ऑफ लॉग x, चलो यहाँ से ऐसे लिखा प्लस का 12 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर हमने चलो log x को मैं चलो अगले स्टेप में मान लेंगे, है ना, मानना तो है ही, माइनस ऑफ 5 ऑफ लॉग x बेस 2 प्लस 6 और प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 6। थोड़ा इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया करो ना, 2 मॉड को एक साइड लेके जाओ, ये डिफरेंस में आ रहा है, जबकि मैं सब में चाहिए होता है ना। क्यों चाहिए होता है गुरुजी, बता दो बात को, बताते हैं बेटा बताते हैं, समझो समझो बात को। देखो थोड़ी देर के लिए आपने समझना कंसेप्ट, थोड़ी देर के लिए आपने इसको x मान लिया, इसको आपने y मान लिया, यहाँ देखो x प्लस वाई है, x माइनस वाई, इतना देखो बस। आप यहाँ पर इन दोनों का सम करें तो यहाँ पर देखो सम करने तो कितना आएगा, यहाँ तो x प्लस वाई आएगा, x माइनस वाई आएगा, तो अभी के हिसाब से देखा आपने तो x माइनस वाई आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो -7x आएगा, 6 और 6 प्लस का 12 आ जाएगा, तो ऐसे आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली एक कंसेप्ट होता है कि अगर ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ x माइनस वाई। जिन बच्चों को अब देखो एक बात पता होना चाहिए कि ऐसा अगर मान लो इक्वालिटी होल्ड हो रही है
तो भैया ये तब वैलिड होगा, इन दोनों का देखो अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो x इंटू वाई कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अपोजिट साइन है तो लेस देन कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, लेस देन 0 आएगा ना, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नेगेटिव आएगा। मान लो यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता, मतलब यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, तो x इंटू वाई कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता। क्या बताना चाह रहे हो सर जी? सर जी ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा मॉड ऑफ x माइनस वाई बराबर, अगर आपके पास मॉड x प्लस मॉड वाई लिखा हुआ है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो x इंटू वाई कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। पहली बात याद कैसे रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, लेस देन आया, x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई है, तो भैया यहाँ से कितना आएगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा ये सब बातें? हाँ कॉमन सेंस है ना, कि दोनों की वैल्यू जब अपोजिट होंगी तभी ये वैलिड होगा। इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो दोनों वैल्यू या तो अपोजिट या सेम साइड की हो सकती थी ना, तभी ये वैलिड होता था। बस वेरीफाई करके देख लिया आप लोगों ने ना, अभी के हिसाब से तो आप ऐसे समझ लो ना। नहीं जब मॉड सीखते हैं ना, बकायदा अपना एक लेक्चर में इन सारी बातों को सीखते हैं हम लोग ना, एक लेक्चर में। अभी तो 5-10 मिनट में सारी बातें खत्म करनी है। चलो आपको फिर भी काम की बातें समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये आया कि ये भैया x इंटू वाई मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो भैया ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड होगा जब x इंटू वाई कैसा आएगा हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू 0। x है क्या, ठीक है ये है x है ना। एक काम करता हूँ मैं log x को थोड़ी देर के लिए t और मान लेता हूँ, तो ये टी स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ 5t, यहाँ से आ गया प्लस का 6 आया, तो यहां से हमारे पास 2t माइनस ऑफ 6 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है ना। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, इनक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके जानते हो, t माइनस 2 यहाँ से आया, t माइनस 3 यहाँ से आया, 2 यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 का स्क्वायर, जब 2 को डिवाइड कर दिया। अच्छा ये तो t माइनस 2 तो यहाँ से बना, और ये बना t माइनस 3 का होल स्क्वायर बना, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा तो ये वाला जो पार्ट है कैसा आएगा हमारे पास में, 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए, तो स्क्वायरिंग है तो आप तो डिवाइड ही मार सकते हैं, तो डिवाइड जब मारा तो t लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, या फिर एक और बात बोल सकता हूँ, t का वैल्यू 3 और आएगा, तो t बराबर 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। t का वैल्यू है कितना हमारे पास, log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, और t का वैल्यू कितना आ रहा है, log x बेस 2 बराबर में 3 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनक्वालिटी का बेस कैसा 1 से बड़ा है, तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन 0, x से जा जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 0 आएगा। इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आई, 1 2 3 4 तक जो 4 वैल्यूज ये आई, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो x बराबर 2 पावर q, तो x बराबर 8 आ जाएगा। एक इंटीग्रल वैल्यू जी आई है ना। सर ये पूछना चाह रहा था ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो ये कितनी सारी सेटिस्फाई कर रही है, 5 सेटिस्फाई कर रही है, एक तो 1 2 3 4 और एक 8 है ना, ये वैल्यू जा रही है ना। अच्छा इसको देखो, अगर बच्चे आप इसके भूल गए ना, आंसर गलत कर जाओगे ना, फिर आप 4 आंसर लिखोगे, अभी आंसर आएगा 5। देखता हूँ मैं भी चेक करता हूँ ना, कहीं ऐसा ना मेरा ही गलत हो जाए ना। ओके ओके 5 आना चाहिए, 5 सही है ना, सही है एकदम ना। चलो बच्चों ना, आई होप आपने सभी बातों को अच्छे ढंग से समझ लिया, और यहाँ पर आपको इस डीपीपी के अंदर भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़िया बढ़िया आपको मिली है ना। क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट सी ना, चारों प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया, ये प्रॉब्लम मजेदार थी, ये मजेदार थी, ये मजेदार थी, ये भी मजेदार प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये भी बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत ही बढ़िया, सभी लाजवाब प्रॉब्लम्स थी, ये भी बहुत अल्टीमेट प्रॉब्लम थी, आई लाइक दिस प्रॉब्लम, ये तो मजेदार थी और ये भी मजेदार प्रॉब्लम्स थी ना। तो ठीक है, डे 33 में हमने डीपीपी नंबर 33 को सॉल्व किया, और इसमें हमने 10 प्रॉब्लम्स को सीख लिया। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए ही अलविदा लेते हैं। आप लोग अच्छी मेहनत करते रहो, बहुत पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, और आरएस सर ने जो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इन सभी कंटेंट को आप ढंग से सॉल्व करिए ना, मतलब कंटेंट को सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करो ना। चलो ओके बच्चों, बाय बाय।